वेकेंट है सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग के अंदर 219, यानी कि आपने 150 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उसके बाद मुझे एक मीटिंग के अंदर केंद्रीय साहब ने बताया कि कोई सेक्रेटरी ने जवाब दिया है कि याचे पगार कौन देना, तू देणार, तू देणार, तुझा डिपार्टमेंट देणार, नाही तर ते बंद करा आणि तिथे लावणीचा प्रोग्राम ठेवा, मुजरा करने के लिए, डांस करने के लिए वहां पर हॉस्पिटल बंद कर दो। तुमको पता नहीं है हॉस्पिटल बनाते वक्त वहां पे क्या नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है, क्या फिल्म बनने वाली है, थिएटर बनने वाला है वहां पे? ये 2017 से है तो तुमने एक कर्मचारी वहां पर लगाए नहीं है। इसके बाद 200 बेड का वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो क्रांति चौक के ऊपर, जालना रोड के ऊपर। ये सब चीजें आप लोग को इसलिए बताना है कि ये सरकार आपकी चिंतित नहीं है, आपके बारे में फिक्र नहीं कर रही। आपको तो वैसे भी मरने के लिए छोड़ी है, डेली आपके मरने का सिर्फ आंकड़ा दे रही है। जिंदा रहने के लिए अब हमको लड़ना है। ये 200 बेड का हॉस्पिटल 2013 के अंदर सैंक्शन हुआ था। 7 एकड़ जगह चाहिए था, 7 एकड़ जगह ये दे नहीं सक रहे थे। हमने विधानसभा के अंदर चिल्लाए, जब मैं आमदार था, मुद्दों को उठाए बार बार। मेरे साथ कई मर्तबा अंबादास दानवे ने भी है तो इस मुद्दे को उठाया, लेकिन 7 एकड़ जगह इनको नहीं मिल रही थी। जब किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी तो फिर मुझे फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना पड़ा और कोर्ट से ये विनती करना पड़ा कि साहब ये पैसा आया हुआ है, ये हॉस्पिटल औरंगाबाद के लिए जरूरी है। तब कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर अब ये पूरा हो गया, उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, किसी को मिल भी गया है, वो काम मिल गया है। कोई एक दूसरा ठेकेदार कोर्ट में चले गया फिर से, नहीं साहब मेरे को ठेका क्यों नहीं मिला है। ये 2013 का प्रोजेक्ट है। ये पीडब्ल्यूडी वाले झकमरा रहे थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह हॉस्पिटल कितना है, आरोग्य मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे लिए कितना मायने रखता है करके। लीजिए, और एक 300 बेड की आयुष मिनिस्ट्री ने 300 बेड का एक और एक हॉस्पिटल औरंगाबाद को दिया आयुष मिनिस्ट्री ने। ये कब का लेटर है? 7/11/2019। 2019 हम 21 के अंदर है, तो उसके अंदर ये लेटर आया था कि जिला रुग्णालय ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, औरंगाबाद, हिंगोली राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा स्तरावर 30 खाटांचे आयुष्य रुग्णालयाबाबत एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए कि यहाँ पर है तो आपको 30 बेड का हम एक हॉस्पिटल दे रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, और इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ये प्रपोजल तैयार करना है और हमको लैंड की डिटेल्स फॉरवर्ड करना है। 2019 का। उसके बाद ये हुआ है कि 6/2/2020, 6 फरवरी 2020, ये 2021 है, फरवरी चले गया, यानी कि 1 साल 1 महीना हो गया है। इसके बाद ये आरोग्य विभाग जिला परिषद औरंगाबाद एक पत्र लिखता है जिला शल्य चिकित्सक, और उसको ये बताता है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ने, ये 30 बेड का हॉस्पिटल है तो हमको सैंक्शन किया है, इसके लिए हमको जमीन की रिक्वायरमेंट है, आप फौरन हमको जमीन दें। कितनी जमीन चाहिए? आयुष रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे औरंगाबादमध्ये शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा जनतेस सोयीस्कर ठिकाणी 3 ते 4 एकर किंवा किमान 1 ते 2 एकर जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे। यामध्ये आयुष रुग्णालय इमारत बांधून वन औषधी उद्यान उभारण्यात येईल व अधिक जागेत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधण्यात येईल। मैंने 2 मीटिंग्स के अंदर पालक मंत्री की मौजूदगी के अंदर दोनों मर्तबा ये डॉक्यूमेंट के साथ ये बोला कि साहब ये औरंगाबाद के अंदर ये 30 बेड का एक हॉस्पिटल आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ आपको जगह देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पैसा हम लेकर आ रहे थे। तो ये 2 एकड़ जगह के लिए 2019 से लेकर 2021 तक आ गया है, अभी तक ये जगह के बारे में फाइनल नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे चीजें होने के बावजूद सरकार ये तो नहीं कह सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये कहां से करेंगे करके। वो सेक्रेटरी साहब जो थे जिन्होंने ये सवाल किया है ये पगार कौन देना, तो हमारा ये सवाल है, इस बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए बाल ठाकरे साहब के स्मारक के लिए दिए गए हैं। बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए। तो आज इस राज्य के अंदर आपको क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, और अगर हॉस्पिटल बन के इमारत तैयार है तो वहां पर डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, दूसरे लोग चाहिए। अब हमारे सामने एक सवाल है कि या तो इनके लॉकडाउन को मानो, घर में बैठ जाओ, पीछे खामोश बैठो, बैठ जाओ,
या तो खामोश बैठ जाए इनके लॉकडाउन को मानते हुए, और ये जो दावा कर रहे हैं कि नहीं हमको तुम्हारी चिंता है, तो अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं इसके बारे में अगर आप चिंता कर लेते तो लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं रहती। आज अगर 2013 के अंदर तुमने जगह दे दिए होते तो आज 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया होता। आज अगर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर 219 लोगों का तुम अपॉइंटमेंट कर दिए होते तो हमको दर दर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी होती उसमें। आज अगर 2019 के आयुष हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी भी गरीब बस्ती के अंदर, किसी भी इलाके की गरीब बस्ती के अंदर अगर 30 बेड का हॉस्पिटल वहां पर अगर तैयार कर देते तो वहां पर हमारे को आज ये हालत नहीं होती है। ये हालत तुमने तैयार की है, सरकार ने तैयार किया है, और आज यही सरकार कह रहा है कि नहीं हमको तुम्हारी चिंता है, तुम घर में बैठो। अब हम घर में बैठेंगे नहीं। तुमने के जितना करना था, तुमको जितना समय देना था, 1 साल बहुत समय होता है। अगर तुम करना चाहते तो 1 साल के अंदर कर लेते। नरेंद्र मोदी साहब से सीखिए, या ऐसे मौके के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का देखिएगा कितना अच्छा वो है उनका कि लोग मरे, जिनको मरना है मरे, कोरोना से मरे, कैसे भी मरे। मुझे लोकसभा की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का है, हजारों करोड़ रुपए की, और मैंने वो काम शुरू कर दिया हूं, और काम ऐसा शुरू करा हूं कि अक्टूबर 2022 तक, अगले साल दिन और रात 24 आवर्स वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का काम शुरू है। आप अगर मर गए हैं तो आपकी क्या कीमत है साहब? आपकी जान की कीमत क्या है ये बताइए ना। आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। हम तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मुझे सौभाग्य मिलने वाला है मोदी जी की वजह से। जय हो मोदी जी आपकी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये जनता क्या आपकी नहीं है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और अगर आप ये सब करेंगे और हमको कहेंगे कि नहीं तुम लोग घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन करके बैठ जाओ करके, तो अब हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। वैसे भी कोरोना जो है तो इलेक्शन के राज्यों में क्यों नहीं आ रहा है मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं बिहार गया था, गुजरात गया, पश्चिम बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, तुम्हारा केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर कोरोना कहाँ गायब हो जाता है, क्या सेटिंग है? या तो मोदी साहब के साथ है या किसके साथ है पता नहीं है, लेकिन वहां पर नहीं होता है। आप वहां के विजुअल्स उठा के देख लीजिएगा। अमित शाह के साथ की रैली के अंदर विदाउट मास्क के उन्होंने भी घूम रहे हैं ट्रक के अंदर, ऐसा हाथ बताते हुए। वो हाथ ऐसा बता रहे हैं तो कैसे उल्लू बना रहा मैं तो देशवासियों, उनको मास्क पहना रहा है और मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ करके मेरी पार्टी के लिए। क्रिकेट मैच भी हो रहे थे, यहाँ पे फोटो आई है अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारी जो है वो पूना के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे थे करके। अब हम ये अगर सरकार अगर ये मांग कर रही है कि हमको लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है तो साहब 150 आप फूड स्टॉल्स प्रशासन की तरफ से खोलेंगे। एक एक फूड स्टॉल एक एक एरिया के अंदर खोला जाए। आप कैसा बांटना है बांट लें, या तो पुलिस कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब कह लें कि नहीं 50 से हमारा क्या होगा, हम 150 पूरे हम खोल देंगे, आपकी मर्जी ये है ये खोल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी लोगों के पास जाया जा रहा है, लोगों से इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी मांगा जा रहा है। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो भी फैसला कर लें कि हम ये 10 दिन बैठेंगे तो हमारे घर का भी पंखा जलेगा, फिर आप लाइट का बिल बढ़ेगा, फिर आप आएंगे हमारे पास हम काट देंगे करके। जो छोटे मोटे दुकानदार है वो छोटे मोटे दुकानदार को रोज है तो कहीं ना कहीं किराया देना पड़ता है। अगर किसी ने ये लिया है डेली के ऊपर भी देना पड़ता है, किसी को 300, किसी मुझे है तो कोई कन्नड़ से फोन करता है, कोई गंगापूर से, साहेब माझा दररोजचा 300 रुपये किराया भाडा मला द्यावं लागतं, मी 4 दिवस दुकान बंद ठेवली तर साहेब माझं सगळं महिन्याचा मी कशा पोट भरू करके। ये डेली इस तरह के फोन आते हैं। आप बंद कर रहे हैं, बंद करिएगा। ये लोगों का जितना भी बंद के पीरियड का किराया रहेगा वो प्रशासन अपनी तरफ से बेयर कर ले, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप तो एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए 400-400 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इसमें। ये सब जो मैंने आंकड़े बताए हैं कि जो वैकेंसीज है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, पूना में हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ के नेताओं ने वहाँ के हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से तैयार करके रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि आपके पास तो कितने 1700-1800 निकल रहे ना, हमारे पास तो 5000 तक निकल रहे हैं, लेकिन हम लॉकडाउन नहीं करेंगे करके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हमारे मराठवाड़ा के ही, ये औरंगाबाद ही नहीं मराठवाड़ा का दुर्भाग्य समझ लिया कि दोनों आरोग्य मंत्री जो है वो मराठवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक अमित देशमुख साहब जिनके पास आरोग्य डिपार्टमेंट है, और दूसरे राजेश टोपे साहब जो हमारे पड़ोस के अंदर मराठवाड़ा के अंदर रहते हैं। तो दोनों आरोग्य मंत्री मराठवाड़ा के रहने के बावजूद भी अगर इतनी सारी पोस्ट अगर खाली है
तो अब आप बताइए हमने क्या करना है। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। और पिछले कल जब से ये नोटिफिकेशन निकला है, आप अगर लोगों की मांग अगर देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, मतलब नॉन स्टॉप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हे हो देव नका करके। हम चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ 8 दिन के अंदर ये करेंगे और उसके बाद फिर हमको और 4 साल है तो सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग खाली पड़ी रहेगी, हॉस्पिटल के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तो वैसी ही परिस्थिति रहने वाली है। मरने वाले लोग जो है वो सिर्फ कोरोना से मरे नहीं है, आपकी गलतियों की वजह से भी मरे हैं, क्योंकि किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि एक एक बेड के ऊपर 3-3 लोग बैठे हुए हैं, 3-3 लोग जिनके ऊपर ये लगा हुआ है ऑक्सीजन का। कहाँ है वो तस्वीरें, है क्या? लेके आइए। तो वो लोग जो है वो कौन है? वो कोई गरीब लोग है ना उसमें, उनके बारे में कोई बात करेगा नहीं करेगा? ये आप लोगों ने फोटो देखे होंगे मेरे हिसाब से, इधर आ जाओ। तो ये इसके बारे में किसी ना किसी ने तो सोचना चाहिए ना। अब ये 30 तारीख से है तो ये वो करने चाह रहे। मैं औरंगाबाद की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाह रहा हूँ, कल हो सकता है ये कोरोना हमारे घर में भी आ जाए, हमारे परिवार को भी परेशान करे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएगा, लेकिन वो गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। किसी की माँ फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, किसी की बहन है तो किसी के साथ है तो एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी सबकी जद्दोजहद जो है वो अपनी जान बचाना है, जिंदगी किसी तरह से बचाना है। 31 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन प्रशासन ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन औरंगाबाद में शुरू करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर 3 बजे पैठन गेट से पूरे नियमों का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हम पैठन गेट से जिलाधिकारी ऑफिस तक एक मोर्चा निकालेंगे। और इस मोर्चे के अंदर वो लोग शामिल रहेंगे जो ये मांग करेंगे कि तुम ये हमको बताओ कि ये पोस्ट कब भरने वाले हैं करके। कोरोना से लड़ाई के अंदर हम भी साथ देंगे, लेकिन अगर मरना वैसे ही है और ऐसे ही है तो हम लड़कर मरेंगे। हम 30 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन आप लगा दीजिएगा। औरंगाबाद के अंदर जो जो लोग, अगर ऑटो रिक्शा वाले हैं तो पूरे ऑटो रिक्शा के साथ आप पैठन गेट से इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे। जो इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले मजदूर हैं, काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, वो 31 तारीख के दिन अपने कंपनियों को ना जाकर आप इस मोर्चे के अंदर शामिल हुई, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खड़े रहने की जरूरत है। छोटे छोटे होटल वाले, दुकानदार, कारोबार, ठेला लगाने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले, ये सभी लोगों को एक बार सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। ये लड़ाई इसलिए नहीं रहेगी कि हम इनके लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ये तुम्हारी असलियत हम खोल के रखे हैं। और ये बात तुम अपने मुख्यमंत्री को बताना, ये जो लड़ाई है, ये जो मोर्चा है, वो इस बात के लिए है कि तुम ये 2000 टोटल कितने पोस्ट खाली है ये हमारे पास, तो 2048 2048 पोस्ट जो है, जो जिला परिषद के अंदर है, जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर है, सुपर स्पेशलिटी, घाटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, ये पोस्ट कब भरेंगे? जब तक हम सड़क के ऊपर आएंगे नहीं, आपको रोज सिर्फ आंकड़े सुनने को मिलेंगे प्रशासन की तरफ से कि इतने लोग आज मर गए हैं। आपको डराया जाएगा। अगर मरना वैसे भी है तो क्यों ना एक बार उन लोगों के लिए रास्ते के ऊपर उतरा जाए। तो मैं औरंगाबाद के तमाम लोगों से और तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहूंगा, जिनके नेता बोल नहीं रहे हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को उतारिए। ये मोर्चा इम्तियाज जलील किसी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा बोल के नहीं कर रहा है। मी औरंगाबादचा खासदार या नात्याने माझी जबाबदारी आहे सर्व जिल्ह्याची। तो मैं वो जिले की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों के, तमाम जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं, ये सभी लोगों से अपील करूंगा कि 31 तारीख के दिन, मुझे मालूम है कि ये जो पॅन्डेमिक ऍक्ट है, आपने नोटिफिकेशन निकाल दिए की तुम्ही कोणताही जुलूस काढू शकत नाही, तुम्ही हे करू शकत नाही, ते करू शकत नाही, माहित आहे आम्हाला सगळ्याला, तुम्ही आमच्यावर कारवाई करणार हे पण माहित आहे आम्हाला।
लेकिन उसी पैंडेमिक एक्ट के तहत मैं प्रशासन को और सरकार को एक बात कहता हूं कि उसी पैंडेमिक एक्ट के अंदर प्रशासन को यह राइट दिया गया है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने कब्जे में ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट रहो या कोई भी रहो। तो आपको अगर मालूम है कि घाटी आपके लिए है तो लोगों की सेवा नहीं दे पा रहा है, आप ले लीजिए ना पूरे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स औरंगाबाद के अंदर है उसको एक्वायर कर लीजिएगा, आप मॉनिटर करिएगा। आप में है हिम्मत इतनी कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप ले सकते हैं, कानून के तहत पैंडेमिक एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, आप पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्वायर कर लीजिएगा, आप मॉनिटर करिएगा कि बेड्स किसको देना है किसको नहीं देना है, कितने बेड्स कहां पर अवेलेबल है करके। ये नहीं करेंगे और सबसे आसान तरीका कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो ये कब तक चलने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील करूंगा, ये औरंगाबाद का ही नहीं, ये हर जगह के लोगों के लिए एक वो बनना चाहिए कि देखिए औरंगाबाद के लोग खड़े रहे तब जाकर, क्योंकि कोई ना कलेक्टर गारंटी दे सकते हैं, ना डिविजनल कमिश्नर, ना म्युनिसिपल, ना पुलिस कमिश्नर गारंटी दे सकते हैं कि ये 10 दिन के बाद है तो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा करके। आप लिखित में दे दीजिएगा। आपको तो मैंने कहा हूं कि साहब ये आप इंडस्ट्री खोले रखेंगे, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये चालू रहेगा, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रहेगा। अगर आपको चेन तोड़नी है तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन करिए, कंप्लीट। इंडस्ट्री भी बंद रहनी चाहिए, हर चीज बंद रहनी चाहिए। हम देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री को हम कैसा सताएंगे, इतनी बड़ी लॉबी है, उनको कैसा हम नाराज करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम कैसा एक्वायर करेंगे, इतनी बड़ी लॉबी है उनकी, अपनी मर्जी से वो जितना बिल चाहे वो बना रहे हैं, पेशेंटों को लूट रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। मेरा यही कहना है कि 31 तारीख के दिन आप सभी लोग, मैं पत्रकारों से ये अनुरोध करूंगा, इसके अंदर देखिए ये एक पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी ना किसी को तो ये खड़े रहने की जरूरत है। और अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो हो सकता है कि आगे जब हमारे ऊपर दिक्कत आएगी, जब किसी गरीब के ऊपर दिक्कत आएगी और वहां पर उसको पता चलेगा कि नहीं मैं मेरी माँ को है तो एक बेड तक नहीं दे सका हूँ, बेड दिलाया हूं तो वहां पर उसको इलाज करने के लिए वहां पर नर्स नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। आज माइल्ड ये हो रहा है कोरोना का, बहुत सारे लोग हैं तो अपने, मैं खुद इम्तियाज जलील, मैंने कोरोना से गुजरा हूं, मैंने टाइम के ऊपर इलाज किया, हॉस्पिटल के अंदर गया, कई दिन घर के अंदर है तो आइसोलेशन के अंदर रहा, बेहतर होके आया। मैं औरंगाबाद के नौजवानों से खास तौर से ये अपील करना चाहूंगा कि जितने भी लोग मरने की खबर आ रही है वो उनके पिताजी हैं, उनके वालिद हैं, उनके दादा हैं, उनके नाना हैं, यानी कि सब बुजुर्ग लोग जो उम्र जिनकी हो गई है वो लोग हैं। मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि अपने माँ बाप के पास जाइए, बैठिए और उनको ये समझाइए कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिससे आपकी जान चले जाए। आज जिस तरह से ये प्रशासन के जरिए जो एक डर और खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है, किसी को भी कोरोना हो जा रहा है तो हर कोई बर्दाश्त करता ऐसा नहीं है, उसकी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही है कि अब मैं मरने ही वाला हूं, नहीं मरेंगे आप अगर आप हिम्मत से। और ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के पास बैठिए, अपने माँ बाप के पास बैठ के है तो अपने समझाइए उन्हें कि आपको कोरोना भी अगर हुआ है तो कोई ये नहीं है। क्योंकि देखिए माँ बाप अगर चले गए, दादा दादी नाना नानी अगर चले गए तो उसके बाद रोने से कुछ ये नहीं होगा। उनके पास बैठ के उन्हें समझाइए। सड़क के ऊपर निकलते वक्त आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने भी मुझे ये फोन करके कहना नहीं कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा है, मैं मास्क नहीं पहना था। अगर किसी ने कहा मैं